प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी गद्य गरिमा के अंतर्गत गद्य पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। आज हम गद्य गरिमा का पहला पाठ राष्ट्र का स्वरूप इसका अध्ययन करेंगे तथा इसकी महत्वपूर्ण व्याख्या को देखेंगे। प्रिय छात्रों, गद्यांशों की व्याख्या से पहले हम उन पाठों का पूर्णतः अध्ययन कर लें तो वह बेहतर ढंग से समझ में आता है और गद्यांशों की व्याख्या हमारे लिए बड़ी आसान हो जाती है। तो हमारा पहला पाठ है राष्ट्र का स्वरूप। इस पाठ का सर्वप्रथम हम परिचय पढ़ेंगे, तत्पश्चात इन पाठों पर जो महत्वपूर्ण व्याख्याएं हैं उसको पढ़ेंगे। इस पाठ को हम 2 खंडों में तैयार करेंगे। आज का पहला खंड। प्रस्तुत निबंध डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह से लिया गया है। इस निबंध में लेखक ने 3 तत्वों पृथ्वी, जन और संस्कृति पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि राष्ट्र का स्वरूप इन्हीं 3 तत्वों से निर्मित होता है। प्रस्तुत लेख में यह स्पष्ट किया गया है कि पृथ्वी को माता के रूप में तथा स्वयं को पृथ्वी पुत्र के रूप में मानना राष्ट्रीयता की भावना के उदय के लिए आवश्यक है। माता पुत्र का यह संबंध अत्यंत पवित्र है। जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों को समान भाव से चाहती है, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर बसने वाले सभी जन समान हैं। संस्कृति के विषय में लेखक ने अत्यंत मार्मिक विचार प्रकट किए हैं। संस्कृति की उन्नति से राष्ट्र की उन्नति संभव है। अतः हमें प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करना चाहिए। प्रिय छात्रों, यह इस पाठ का परिचय रहा, जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रस्तुत पाठ में लेखक ने क्या वर्णित किया है। मुख्य रूप से राष्ट्र का स्वरूप किसे हम कह सकते हैं, इस विषय को व्याख्यायित करते हुए लेखक कहते हैं कि किसी भी भूभाग को राष्ट्र का स्वरूप मिलने के लिए कुछ चीज़ें आवश्यक हैं। पहला है एक भूमि, दूसरा है वहाँ पर निवास करने वाले लोग, और तीसरा है वहाँ की संस्कृति। आज हम इन तीनों बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला देखते हैं, पहला पार्ट इसका है भूमि। भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलित बिंदु से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। अब हम भूमि के विषय में पढ़ेंगे। भूमि कहते किसे हैं? भूमि का निर्माण देवों ने किया है। यह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक सजग होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती होगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारों की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुरण पल्लवित होगा। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। प्रिय विद्यार्थियों, लेखक ने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में बताया कि यह देवों के द्वारा निर्मित है, अर्थात पृथ्वी अति प्राचीन काल से है। इसलिए किसी भी राष्ट्र को उन्नत बनाने में पृथ्वी का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। लेखक कहते हैं कि व्यक्ति यदि पृथ्वी से अपने भौतिक तथा मानसिक संबंध को स्थापित कर लेगा, तो निश्चित तौर पर वह राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का भली प्रकार निर्वहन कर सकता है। और जितना ज़्यादा हम पृथ्वी या भूभाग से लगाव रखेंगे, उतनी ही ज़्यादा राष्ट्रीयता की भावना हमारे मन में विकसित रहेगी। लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार किसी वृक्ष को
मजबूती से खड़े रहने के लिए उसकी जड़ों का ज़मीन में अंदर तक पहुंचना आवश्यक है, उसी प्रकार से किसी व्यक्ति को अपने देश में स्थायी रूप से निवास करने के लिए देश के प्रति उसके रिश्ते का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसकी व्याख्या को हम अगले भाग में देखेंगे। दूसरा पैराग्राफ है छात्रों, इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। गांवों और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ, जो प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं, हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। उन मेघों से परिवर्धित प्रत्येक तृण, लता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना भी हमारा कर्तव्य है। विद्यार्थियों, लेखक का कहना है कि पृथ्वी को हम कैसे जानें, अर्थात पृथ्वी से अपना रिश्ता कैसे बनाएं, उसके लिए बताते हैं कि पृथ्वी को हरा भरा बनाने के लिए, पृथ्वी को उन्नत बनाने के लिए हम किन प्रयत्नों को कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि पृथ्वी को उपजाऊ बनाने के लिए मेघ यानी बादल, जो बादल प्रतिवर्ष आकर के बरसात करते हैं, जिसके कारण यहाँ तमाम प्रकार की वनस्पतियाँ और औषधियाँ उगती हैं, उनका अध्ययन हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। जितना ज़्यादा हम जानेंगे उतना ज़्यादा हमारा प्रेम और अनुराग होगा। इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्र में नया उजाला दिखाई देगा। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग बिंद की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। अतएव हमें इनका ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। प्रिय छात्रों, लेखक के कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी को वसुंधरा भी कहते हैं, अर्थात पृथ्वी अत्यंत कीमती और महत्वपूर्ण रत्नों तथा जीवन उपयोगी और सौंदर्य प्रदानी साधनों का खजाना है। इसलिए भी हमको पृथ्वी की सुरक्षा करनी है, पृथ्वी की देखभाल करनी है और इसके सौंदर्य को बढ़ाना है। अगला पैराग्राफ देखते हैं बच्चों। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियाँ हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती, तब तक हम सोए हुए के समान हैं। प्रिय छात्रों, इस पैराग्राफ में
लेखक कहना चाहते हैं कि जब हमें किसी चीज़ की उपयोगिता समझ में आएगी तब हम उसके वस्तुस्थिति को समझने का प्रयत्न करेंगे, तब उसके संरक्षण की बात करेंगे। इसीलिए हर व्यक्ति को पृथ्वी के महत्व को, पृथ्वी के अंदर विद्यमान संसाधनों को समझना और सुनना चाहिए। अगला पैराग्राफ देखते हैं बच्चों। विज्ञान और उद्यम दोनों मिलकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा करना है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ना चाहिए। हमारा ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता न रहे, तभी मातृभूमि के पुष्यकाल समृद्धि और समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, लेखक के कहने का तात्पर्य यह है कि विज्ञान और उद्यम राष्ट्र की उन्नति के लिए एक महत्वपूर्ण पिलर की भांति हैं। दोनों का संयुक्त सहयोग प्राप्त करके ही हम किसी राष्ट्र की उन्नति को कर सकते हैं। लेकिन कभी भी प्रकृति को नुकसान पहुंचा करके हम तरक्की नहीं प्राप्त कर सकते हैं और वह तरक्की, वह प्रगति स्थायी नहीं हो सकती है। इस प्रकार से सर्वप्रथम कार्य हमारा है भूमि का संरक्षण, उसके बाद हमको वैज्ञानिक प्रगति करनी है। यहाँ तक रहा भूमि के संबंध में लेखक का विवरण। Please like, share and subscribe to our YouTube channel.